हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आपसे बोला था मैंने कि अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी मई 2018 में जो पेपर हुआ था, यानी सबसे फर्स्ट पेपर जब बीसीआर को आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया था। ये सबसे पहला पेपर था जिस बार बीसीआर को इंक्लूड किया गया था, इसीलिए ये उस टाइम से लेकर के अब तक जो भी 6 पेपर हमने किए हैं मोस्ट इजी था। हमने 7 क्वेश्चन पेपर किए हैं अभी तक। सातों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इजी क्वेश्चन पेपर यही था क्योंकि फर्स्ट टाइम किया गया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखो कुछ नहीं, ये फाउंडेशन का है, फाउंडेशन कोर्स का है, पेपर 2 पार्ट 2 है, बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बीसीआर। मैं सिर्फ बीसीआर वाला पोर्शन करवाऊंगा क्योंकि मैं यही पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मैं सिर्फ यही करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या इसके सजेस्टेड आंसर जो कि आईसीएआई ने किए हैं, तो इन दोनों के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ जितने भी हमने अभी तक किए हैं, यानी कि नवंबर 2018 हो गया, मई 2019, नवंबर 2019, नवंबर 2020, मार्च 2021, जुलाई 2021, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने अब तक किए हैं सॉल्व, वो उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा पूरा एंटायर कोर्स देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप बीसीआर का कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, मैंने एक एक चैप्टर एक एक पोर्शन अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 7 पर, क्योंकि यही से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन बी जो कि है 40 मार्क्स का। आपको पता ही है कि हमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये वाला पोर्शन जो है आपका बीसीआर का आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपलसरी होता है, बाकी आउट ऑफ दीज 4 आपको कोई से भी 3 करने होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपलसरी एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर एक और बात बोली हुई है दैट ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूड दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन सेक्शन बी इन इंग्लिश ओनली। यानी भले लॉ का पेपर आपने हिंदी में लिखा हो पर बीसीआर का आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में पैराग्राफ। अब जैसा कि मैंने हमेशा से ही बोला हुआ है कि जब भी ऐसा कोई भी पैसेज आता है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आप पढ़ो। आप देख सकते हो कि वैसे काफी छोटा सा दे रखा है और ये वाला आपको सेम आईसीएआई की बुक से उठा करके दे रखा है, सेम एज इट इज दे रखा है पैराग्राफ। मैंने ये ऑलरेडी चैनल पे करवाया भी हुआ है, बट फिर भी एक बार कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है? What type of people are afraid of death and why? एक नंबर का। How can we get the rid of fear of death? Okay. What idea do you form about Dr. Johnson from the passage and write the summary of the passage? ठीक है, तो आईसीआई की बुक में ये प्रॉपर का दे रखा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है मेरा, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो बात की हुई है ना, दैट पढ़ लेते फटाफट एक बार पैराग्राफ को। अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। इट इज नॉट ओनली गिव अस अ fortitude to bear pain, but it teaches us every step the precious tenure on which we hold our present being. सेडेंट्री एंड स्टीडियस मैन आर मोस्ट एप्रीहेंसिव ऑन दिस स्कोर। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा रेस्ट करते हैं, जो लेजी लाइफ जीते हैं, जो हमेशा पढ़ने के पीछे पड़े रहते हैं, ज्यादा एडवेंचर वाली लाइफ नहीं जीते, उन्हें मरने से डर लगता है क्योंकि उनकी लाइफ में उन्हें हमेशा एक जगह बैठे रहने की आदत है, उन्हें एक्शन की बिल्कुल आदत नहीं। थोड़ा भी एंड्रेलिन अगर उनका ज्यादा हो जाता है तो घबरा जाते हैं। ठीक है, सेकंड मिल गया, हाउ कैन वी गेट द रेड ऑफ फियर। तो सबसे पहली बात है, अगर आप एक एक्शन एंड डेंजर से भरी हुई लाइफ जीते हैं तो मतलब अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग सारे के सारे ही जेम्स बॉन्ड या इथन हंट ही बन जाओगे। ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब लाइफ ऑफ एक्शन यानी जहां पर एक्टिविटीज हो, आप एक्टिविटीज करो, ये नहीं कि बस बैठ के पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। ठीक है, लाइफ को जीना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ को जियो भी, सिर्फ पढ़ाई ही मत करो। दैट इज द मेन थिंग इसके अंदर। और साथ ही साथ एक और चीज है इसके अंदर, द मोस्ट रैशनल क्योर आफ्टर ऑल द इनऑर्डिनेट फियर ऑफ डेथ इज टू सेट जस्ट अ वैल्यू ऑन लाइफ। यानी कि अगर आप लाइफ में वैल्यू ला सकते हैं तो फिर आपकी लाइफ जो है बहुत ईजी हो जाएगी, आपको मरने का डर उतना कम होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या बोला हुआ है? डॉक्टर जॉनसन वॉज अ इंटेंस इन अ पॉइंट, अ फ्यू ईयर सीम टू हिम सून ओवर कंपेयर्ड विद दो स्वीपिंग contemplation on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man, a letters, there was no obvious reason for a change.
He might sit in an armchair and pour out cup of tea to all eternity. Would it had been possible for him to do so? तो बेसिकली इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जॉनसन भी जो है ना, वो एक ऐसे इंसान है जो कि सेडेंट्री और स्टीडियस लाइफ जीते हैं। ठीक है, यानी उनको भी वही चीज पसंद है कि बस एक जगह बैठ जाओ, पढ़ते रहो, चाय पीते रहो, काम वाम करना इनको ज्यादा पसंद नहीं है। क्लियर? अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो होता है, तो हमारा 3 क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है समरी ऑफ द पैसेज, तो समरी ऑफ द पैसेज आप बेसिकली मैं देखो मोटा मोटा बता देता हूँ। हम इस तरीके से बता सकते हैं कि देखो एक लाइफ जो होती है, अगर एक हम लोग लेजी लाइफ लिखते हैं, एक सैड लाइफ जीते हैं, तो इससे मरने का डर बना रहता है। पर अगर एक लाइफ आप एडवेंचर से भरी हुई, एक्शन से भरी हुई, एक्शन से भरी हुई लाइफ जीते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, एडवेंचर ही एडवेंचर होगा। और एक और तरीका जिससे आप लाइफ का डर कम कर सकते हैं, वो है अगर आप लाइफ को क्या करें, वैल्यू डाल दे। अगर आप लाइफ में वैल्यू डाल देते तो आपको हर एक पॉइंट, हर एक काम का क्या होगा, वैल्यू होगी। आप कंटिन्यू करेंगे उस सेंस को करने का, आप चेरिश करेंगे हर एक पॉइंट को, तो ये सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, यही दे रखा है। बाकी ये आपका सेम आईसीआई की बुक में भी है, वैसे मैं इसका आंसर का डाल दूंगा पर देखने की जरूरत नहीं है। देन अगेन बी पार्ट, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशन और उसका समरी। फटाफट पढ़ लेते हैं जरा। Anything printed and bound in the book size can be called a book, but the quality or mindset distinguish the value of it. What is a book? This is how Anatole France describe it: a series of little printed signs, essentially only that it is for the readers to supply himself the form and colors and sentiments to which these signs correspond. It will depend on him whether the book be dull or brilliant, hot or passion or hot with passion or cold as ice. Or if you prefer to put it otherwise, each word in a book is a magic finger that sets a fiber of our brain vibrating like a hard string, and so evokes a note from the sounding board of our soul. No matter how skillful, how inspired the artist's hand, the sound it makes depends on the quality of the string within ourselves. तो यानी कि एक तो ये हो गया पैराग्राफ। ठीक है, क्या बोला है? Until recently, books were the preserve of a small section, the urban superclasses. Some even today make it a point to call themselves intellectuals. It would be a pity if books were meant only for intellectual and not for housewives, farmers, factory workers, artisans, and so on. In India, there are first generation learners whose parents might have been illiterate. These pose special challenges to our authors and to those who are entrusted with the task of disseminating knowledge. We need much more research in the use of language and the development of technique by which knowledge can be transferred to these people without transmission loss. Publishers should initiate campaigns to persuade people that a good book makes a beautiful present and that reading a good book can be the most relaxing as well as absorbing pastimes. We should aim at books of quality no less than at quantitative expense of production and sale. Unless one is constantly exposed to the best, one cannot develop the taste for the good. ओके, तो पैराग्राफ हमारा यहाँ पर खत्म होता है। बेसिकली हमने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसके अंदर ये बात बोली गई कि बुक्स कैसी होती है, उनके बारे में एक हमारे एरिस्टोटल है, उनकी हमारी डेफिनेशन है, आप उसके ऊपर बना सकते हो कि उनके हिसाब से बुक्स क्या है। सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिंग की तरह काम करती है। एक आर्टिस्ट जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर बात करती है, हम बुक्स के बारे में बता सकते हैं। फिर हम एक हमारा यहाँ से बन जाएगा सेकंड जो हमारी हेडिंग बन जाएगी, बुक्स फॉर हुम। बुक्स फॉर हुम यानी कि सेकंड पैराग्राफ जो था उसके हिसाब से मैं ये बना सकता हूँ कि अभी तक जो बुक्स था वो सिर्फ एलीट क्लासेस के लिए था या इंटेलेक्चुअल के लिए था, पर ये जरूरी नहीं है। अब क्या हो गया है कि ये सबके लिए जरूरी है, इट इज फॉर ऑल, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे फार्मर हो, चाहे ये चीजें हो। तो सेकंड वाला तो यहाँ से बन जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का ही आना है ये एब्रीविएशन के साथ। तो आप 3 से 4 हेडिंग के ऊपर वर्क करो, उससे ज्यादा के ऊपर वर्क मत करो। और लास्ट वाला जो पोर्शन था, जो हमने लास्ट वाला पढ़ा है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि भैया बुक्स जो होती है अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो एक इंसान को, पब्लिशर हो चाहे कोई भी हो, उनको ये बताना चाहिए कि भैया गुड बुक्स पढ़ना जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा पास टाइम हो सकता है। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं गुड अ बेस्ट पास टाइम, तीसरा ये हो गया।
पहला हो गया व्हाट इज बुक, सेकंड हो गया बुक्स फॉर होम, और तीसरा हो गया गुड पास टाइम। तो क्वालिटी बुक्स हो जाएगा। एक लास्ट लाइन उसमें ये हो जाएगी कि बेस्ट कैन नॉट सेटिस्फाइड विद गुड, यानी अगर आपको हमेशा बेस्ट बुक पढ़ने की आदत है तो आप गुड बुक से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ आपका बन जाएगा। और इसी को जोड़ के आप एक समरी टाइप का बना सकते हो। ठीक है, एक आप खुद से ट्राई करना, बाकी आईसीएआई वाला तो मैं डाल ही दूंगा, है ना, लिंक, तो आप वहां से आंसर चेक कर ही सकते हो। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन विजुअल कम्युनिकेशन। देखो एक तो इसमें ना विजुअल में और सिग्नल में लोग, सिंबल में वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सिंबल में और विजुअल में, सिंबल किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल आप कुछ भी देख सकते हो। वो ये किसी रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी चीज का आर्टिकल का प्रेजेंटेशन हो सकता है। विजुअल के अंदर आता है आप जो ग्राफिक्स देखते हो ना, जैसे आप पीपीटी बना रहे हो, पीपीटी में आप ग्राफ वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये ग्राफ जो बनाया आपने, ये जो पीपीटी में पाई चार्ट बनाया है, वो सिंबल नहीं है, वो विजुअल कम्युनिकेशन, आप देख के पढ़ सकते हो। आप जो मैप की बात करते हो, अगर मैं इंडिया, मतलब समझ लो इस टाइप का जो हमारा मैप है, थोड़ा सा सॉरी, इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप क्या है, वो विजुअल कम्युनिकेशन कर रहा है आपके साथ। जैसे आप 29 हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड देख सकते हो, हमारे कौन कौन से स्टेट की कौन कौन सी राजधानी है वो देख सकते हो। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन है, सिंबल नहीं है ये। क्लियर? तो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, द कम्युनिकेशन इन विच पीपल कम्युनिकेट थ्रू ग्राफिक्स, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू कलर्स। तो ये सारा हमारा विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में बोला हुआ है कि भैया ऐसा है, बताओ बेस्ट एक्सप्रेस करे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट बताए इस चीज के बारे में, ये हमसे पूछा हुआ है। तो कौन सा होगा इसके अंदर? तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, परपेचुअल जो होता है उसका मतलब होता है लगातार, तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस होगा कंटिन्यूअस। मैंने कहा था ना ये वाला पेपर पूरी तरीके से बुक से आया, इसीलिए आपको बुक के अंदर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देन हमारा सेकंड है, सेकंड में बोला हुआ सुटेबल एंटोनिम बताना है डिस्पराज का। तो डिस्पराज का जो होता है वो होता है यूलोजाइज। यूलोजाइज हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है द पुलिस मैन सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू। हालांकि यहाँ पर ये भी होना चाहिए था ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिस मैन सेड टू है, मुझे पता है आप टोल्ड में सोचोगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है इसीलिए आस्क्ड हो जाएगा। आज द स्ट्रेंजर, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। आपको याद होगा हमने एक और चीज बोली हुई थी कि जब हम लोग इनडायरेक्ट वाला पढ़ रहे थे, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली है तो वही यहाँ पर काम करेगा इसको कॉमा को हटाने का। तो हु, यू चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, स्ट्रेंजर, तो हु ही वॉज। ठीक है, द पुलिसमैन आस्क्ड द पैसेंजर स्ट्रेंजर हु ही वॉज। क्लियर? देन प्रेसी लिखनी है, प्रेसी में इसके अंदर क्या दे रखा है, टीचिंग इज द नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशन, अ टीचर हैज अ सेक्रेड ड्यूटी टू परफॉर्म, इट इज ही टू whom रेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोल्डिंग द चाइल्ड character of a young children. Apart from developing their intellect, he can include in them qualities of good citizenship, remaining neat and clean, taking decently and sitting properly. These virtues are not easy to be imbibed. Only he who himself leads a life of simplicity, purity, and rigid discipline can successfully cultivate these in habits in his pupil. Uh, Besides, a teacher always remain young. He may grow old in age, but not in spite. Perpetual contact with a budding youth keeps him happy and cheerful. These are moments with domestic worries weigh heavily on his mind. But the delightful company of innocent children makes him overcome his transit mood of despair. तो यहाँ पे बेसिकली बात किसकी की हुई है, टीचर्स की बात की हुई है कि टीचर जो, टीचिंग जो है एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, और जो इंसान खुद एक सिंपल लाइफ जीता है, खुद एक प्योरिटी वाली लाइफ जीता है, वही बच्चों में एक अच्छा कल्टीवेशन ला सकता है। क्योंकि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही टीचर की जॉब नहीं है, उनके अंदर एक अच्छी, कहते हैं कैसे बैठना है, कैसे उठना है, एक डिसेंसी लाना, ये भी उसकी जॉब है। और एक टीचर भले ही तन से बुढ़ा हो जाए पर मन से कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा बच्चों के साथ रहता है। तो बेसिकली इसी बात, जितनी बात मैंने हिंदी में बोली है ना, इसी को आप लोग लिख दो, प्रेसी बन जाएगी, 30 वर्ड आराम से बनेगा।
ठीक है, 30% ही तो बनाना है। क्लियर, बस ये याद होना चाहिए कि सीरीज सेम रहनी चाहिए, तो सीरीज चेंज नहीं करनी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का ए दे रखा है, राइट एनी 4 बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 2 मार्क्स का है, हर एक पॉइंट को आपको कम से कम 10 to 20 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारे बैरियर है हमारे पास फिजिकल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना, कई सारे बैरियर्स है। पूरा बैरियर्स की तो पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर पॉइंट दे रखे हैं। कर दे, इमोशनल बैरियर है, क्लियर, जेंडर बैरियर है, बहुत सारे बैरियर है, तो उनको आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हमारा आता है विच एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग। तो डेस्पोट, डेस्पोट का मतलब होता है जो अपनी हुकूमत दिखाए, बेसिकली एक तरीके से कह लो सैनिक शक्ति के ऊपर काम करने वाला, बेसिकली टायरेंट होता है वो। ठीक है, टायरेंट। देन उसका सिनोनिम पूछा इलिसिट का, तो मैंने वैसे कई बार ये डिस्कस किया हुआ है कि इल आ गया तो भैया इसका मतलब है अनलॉफुल। इल आ गया इलीगल वाले से, इल आ गया मतलब कि अनलॉफुल, इसका तो सीधा सीधा सा है। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, द शॉपकीपर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, ये इनडायरेक्ट है। तो यहां पर सिंपल से क्या हो जाएगा, द शॉप कीपर, सेज का तो सेज ही रहेगा, दैट का दैट ही रहेगा। और अगर हमारा कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होता है तो इसके अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है, तो सेम लाइन आ जाएगी, दैट प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, अलार्मिंगली। समझ आया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। यानी बेसिकली इस सेंटेंस में सिर्फ ये कॉमा हटा के यहां दैट लगाने का 1 मार्क मिल रहा है। ठीक है, देन सी दे रखा है, राइट अ सर्कुलर एड्रेसिंग द एम्प्लॉयज अबाउट, आपको पता है एक बॉक्स बनाना होता है, यहाँ सर्कुलर नंबर लिखना होता है, यहाँ डेट लिखनी होती है, यहाँ पे टॉपिक लिख देना है कि भैया आप ऑफिस टाइमिंग से रिलेटेड बात कर रहे हो, और ऑफिस टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज दैट द न्यू ऑफिस टाइमिंग। ये पूरा का पूरा आपको आईसीआई की जो आपकी मॉड्यूल है उसके अंदर पूरा का पूरा ये दे रखा है, एक आपको याद होगा इस टाइप का दे रखा है, जिसके अंदर बोला हुआ है कि हमारा जो ऑफिस है वो अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से काम करता है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का क्या करेंगे, जॉब रखेंगे, या शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक की जॉब रखेंगे, और 9, 9:30 का हम लोग लंच रखेंगे। ऐसा एक पैराग्राफ आपको दे रखा है, सर्कुलर वाले पोर्शन में दे रखा है, तो डायरेक्ट वहां से उठा करके पढ़ लो, सेम। ठीक है, इसीलिए मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये बुक के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई 6 या 7 तो सी ही है, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, था ना, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, इतने सारे तो ऐसे ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने 2 मार्क्स का है, कोई से भी 4 बता दो, बात खत्म। वरना ये वाला क्वेश्चन तो फेवरेट है ही। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब कहते हैं डिफरेंट लेवल के पर्सन और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि सीनियर ऑफ अ डिपार्टमेंट टॉक कहते हैं कम्युनिकेट्स विद सबऑर्डिनेट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ही ले लो आप, सुपरवाइजर ऑफ वन डिपार्टमेंट टॉक्स टू सबऑर्डिनेट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट भी चेंज होता है और लेवल भी चेंज होता है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। मैंने आपको वैसे भी कई बार बता रखा है, मैंने सेल्स और मार्केटिंग को लेकर के बोला हुआ है, पर मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ भी मैनेजर है, यहाँ पे भी मैनेजर है, यहाँ पर भी सुपरवाइजर है, यहाँ पर भी सुपरवाइजर है। ठीक है, तो यहाँ का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर जब यहाँ के सुपरवाइजर से बात करेगा तो देखो डिपार्टमेंट भी चेंज हुआ और लेवल भी चेंज हुआ, तो जब दोनों चीजें चेंज होती है तो ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी ये क्वेश्चन 2 ही बार आए हैं, उसके बाद तो ये आए ही नहीं है, यानी कि ये 2018 में तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका तो पूछे ही नहीं गए। खैर, वी विल टेक द इश्यू व्हेन वी मीट नेक्स्ट वीक।
तो जब हम अगले वीक मिलेंगे तो हम इसको दोबारा से लाएंगे, तो इसको कहते हैं टेक अप। टेक ओवर नहीं होगा, ये होगा टेक अप। हम लोग इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे। देन बोला हुआ है रीराइट द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस, द कस्टमर शुड रिसीव द डिलीवरी बाय फ्राइडे। तो ये बाय फ्राइडे को ना थोड़ा अलग रखो, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द डिलीवरी शुड, शुड है तो शुड बी में हो जाएगा, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिसीव्ड, रिसीव्ड क्या होगा बाय कस्टमर, और ये बाय फ्राइडे, तो ये बाय फ्राइडे अलग है, इसीलिए बाय फ्राइडे बाद में आएगा। इससे कंफ्यूज मत होना कि दो बार बाय क्यों लगेगा, ये बाय फ्राइडे एक अलग से ही पोर्शन है, ठीक है। थर्ड, रीराइट द फॉलोइंग इन एक्टिव वॉइस, ही विल बी गिवन, he will be given a ticket for over speeding by the police officer, ठीक है। एक्टिव वॉइस में करना है, बाइक वाली चीज को पहले ले आते हैं, द पुलिस ऑफिसर विल बी है तो विल लग जाएगा, विल गिव हिम ए टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग, ये बन जाएगा इसका। बाकी अगर आपको अभी भी वॉइस में और नरेशन में डाउट है तो मेरे चैनल पे प्रॉपर वीडियोस है, आप आराम से, जो मैं अभी प्लेलिस्ट के लिंक डालूंगा जिसके अंदर मैंने पूरा बीसीआर का कोर्स बता रखा है, आप पढ़ सकते हो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एन आर्टिकल अबाउट 250 वर्ड्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, पहले 250 वर्ड ही बोले जा रहे थे, पर अभी 200 के करीब ले आए ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता लिखने के लिए, 1 घंटे के अंदर तो वो ये पेपर करने की सोचते हैं, बट फिर भी। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो देखो, सबसे पहली बात मैंने कितनी बार बताया हुआ, जब भी आप लोगों को कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखना होता है कि भैया इनको क्वेश्चन में 5 पार्ट में बांट लो। सबसे पहली बात, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, आराम से 40 वर्ड तो कोई भी बच्चा लिख देगा, आप लोगों के लेवल का 40 वर्ड तो कोई भी बच्चा आराम से लिख लेगा, 40 से 50 ही लिख लोगे। देन आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कर दिया, अब आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न क्यों है, ठीक है। ये है इम्पैक्ट, कि भाई प्रेजेंट कंडीशन क्या है इसकी, इम्पैक्ट की का मतलब मैंने आपको बताया हुआ प्रेजेंट कंडीशन, कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, और इसके सॉल्यूशन क्या है, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो सजेशन भी डाल दो। अब हर एक पोर्शन को सिर्फ आपको 40 वर्ड में भी लिख दोगे तो भी 200 वर्ड से ऊपर आपका अपने आप ही बच जाएगा। भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये आराम से आप 40 वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा सी तो बड़ा करना है, ये मत कर देना मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ये मत करना, ये तो लिख सकते हो ड्यू टू द सडन राइज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ एटमोस्फेयर, the glaciers of the northern pole has been started to melt, which cause the rise in the level of ocean, and this phenomena is called global warming। थोड़ा सा बढ़ा के लिख दो आप अपनी मर्जी से, उसका ग्लोबल वार्मिंग का आज की डेट में इंपैक्ट क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बस बात खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इसका जो ए पार्ट है देखो ये आपके में नहीं आएगा, आपके में नहीं आएगा क्योंकि अभी मेन स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। वैसे 8 स्टेप होते थे कि पहले आपके पास पर्पस होना चाहिए, पर्पस के बाद एक मैसेज होना चाहिए, मैसेज के बाद एक मीडियम होना चाहिए, मीडियम के बाद मैसेज भेजोगे, फिर उसके अंदर में रिसीविंग होगी, फिर डिकोड होगा, फिर फीडबैक अंडरस्टैंडिंग होगी, और देन जाकर के हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। 8 स्टेप हुआ करते थे, पर ये आपके में से हटा दिया है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी जगह मेरे को जहां तक उम्मीद है कि इस बार आने की, जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश में फर्क, ये आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार आने के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बी, ईडियम और फ्रेजेस का मतलब बताना, स्टॉर्म इन अ टी कप, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, सीधा मतलब होता है इसका मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ अ स्मॉल थिंग, सीधी बात, छोटी बात को बड़ा बनाना, टी स्टॉर्म इन अ टी कप। टू ग्रीस द पाल्म, अरे मिश्रा जी थोड़ा तो हाथ में मक्खन वक्खन लगाए, थोड़ा अपनी हाथ चिकनी कीजिए, तभी तो हम काम करेंगे, तभी तो ये फाइल आगे बढ़ेगी, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। तो बेसिकली समझ गए आप, ब्राइब देना। देन उसके बाद हमें बोला हुआ है
एक्टिव में लिखना है द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय साइक्लोन, तो द साइक्लोन या फिर हाँ द साइक्लोन वॉज डिस्ट्रॉयड है, यानी वॉज के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तो द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, सिंपल। और ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपको आईसीएआई की बुक से डायरेक्ट उठा के दे रखा है कि एक मेमो लेटर बनाइए। मैं इसलिए नहीं, जो आपके पास नहीं है वो तो मैंने फिर भी लिखवाए हैं एक बार, पर जो आपके पास है बुक में लिखे हुए उनको बस मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर स्टिल आप लोग चाहते हैं कि ये सर्कुलर है, आर्टिकल है, लेटर है, मैं लिख करके दिखाऊं, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप बोलते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो राइट अ मेमो और लेटर इन्फॉर्मिंग ऑल ब्रांच, तो मेमो का आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। मैंने बता रखा है पहले कंपनी का एड्रेस, फिर ये इंटर ऑफिस है, इंट्रा ऑफिस है, फिर यहाँ पर फ्रॉम टू डेट, ये जो चीज है यही आप सबसे ज्यादा भूलोगे मेमो में। तो अगर मेमो आता है तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। आपको बस ये लिख देना है कि मिस्टर जेड जो है कैशियर है, उनको इसको सारी ड्यूटी से हटा दिया गया है अभी, क्योंकि वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में पकड़े गए। अगर कोई भी सबको यही सूचित किया जाता है कि उनके साथ क्या करे, कोई भी अपना लेन देन ना करे। अगर आप लेन देन करते तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। बस ये छोटी सी बात लिख देनी है, 50 से 60 वर्ड ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना, इसमें फॉर्मेट के मार्क्स है। क्लियर, इसीलिए तो 250 वर्ड यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। डन, ये आपको आराम से आपको आईसीए की बुक में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वैसे बुक के अंदर है, और मैं सजेस्टेड आंसर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा, तो वहां पर आप कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स बीन सेड, यहाँ पर ये वीडियो होता है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, पर ट्राई करो कि आप लोगों को ये रेड कलर का ना दिख रहा हो, आपको ये ग्रे कलर का दिख रहा हो। और इसी के साथ मैंने अभी तक, यानी कि मई 2018 में जब पहली बार बीसीआर का एग्जाम हुआ था, वहां से लेकर के जुलाई 2021 में जो अभी तक हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों का पूरा कोर्स मैंने करवा दिया है, सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए है। आप लोगों का एंटायर कोर्स, जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग करते वक्त, मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई रियली होप कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप इससे अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल और ज्यादा फैलना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनकी हेल्प होगी, तो प्लीज चैनल को शेयर भी करें। एंड अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हो। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ड्रीम चुना है, तो गिव योर बेस्ट। लेकिन सिर्फ पढ़ना पढ़ना भी नहीं है, जैसा कि पहला ही पैराग्राफ दे रखा था, लाइफ इज सो मच ग्रेटर देन जस्ट अ एग्जाम। तो सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट को अपनी पूरी लाइफ मत समझ लेना, बट अपने इसके लिए 100% से भी ज्यादा अगर दे सकते हो तो दो। आपने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया, टारगेट बड़ा है तो मेहनत तो बड़ी करनी पड़ेगी। सो दैट्स बीन सेड, मैं वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। बी सेफ, स्टे सेफ, स्कोर गुड, एंड प्लीज अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अपना रिजल्ट भी मुझे बताना कि अगर आप लोगों को इसकी वीडियो से फायदा हुआ हो और आपने को मदद मिली हो तो, ठीक है। हमें काफी अच्छा लगेगा, स्पेशली हमें, क्या मैं अकेला ही बना रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।